वैसे तो बारिश से पूरा देश जो है तरबतर है, लेकिन दिल्ली के लिए आज की बारिश कई मायनों में बहुत खास हो जाती है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज मन भर के बारिश हुई है। आज सुबह से ही दिल्ली में काले बादल छाए हुए थे और सुबह होते ही तमाम इलाकों में जमकर बारिश होना शुरू हो गई। आज की बारिश से दिल्ली वालों को उमस से राहत जरूर मिली है। बारिश से हिमाचल भी तरबतर नजर आ रहा है। यहाँ कई इलाकों में आज बारिश का अलर्ट है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात में भी जमकर बारिश हो रही है। बारिश के बाद तमाम इलाके बाढ़ के संकट से भी जूझ रहे हैं। जिंदगी को बाढ़ के बीच संघर्ष ना करना पड़े, इसके लिए प्रशासन भी अब कमर कस चुका है। देश भर से ऐसी तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जिसमें राहत कर्मियों को लोगों की जान बचाते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिसके बाद कई इलाकों को खाली कर दिया गया है। गुजरात के नवसारी से भी ऐसी तमाम तस्वीरें निकल कर आई। यहाँ जूनागढ़, हरिद्वार से भी रेस्क्यू की तमाम तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। ये 6 तस्वीरें बताने के लिए बहुत काफी हैं कि कैसे जिंदगी बाढ़ और बारिश के आगे इस वक्त संघर्ष कर रही है। तमाम तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं किस प्रकार से देश के अलग अलग कोने में कहीं बारिश सिर्फ राहत बनकर आई है, निजात दिला रही है गर्मी से, तो कहीं बाढ़ की चपेट में तमाम शहर और गांव हैं। देखिए, तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से जो प्रशासन है वो मुस्तैद है, जो तमाम जवान हैं वो भी मुस्तैद हैं और बड़े संख्या में इसका न सिर्फ रेस्क्यू किया जा रहा है, बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अलर्ट भी किया जा रहा है कि आप किस प्रकार घरों पर ही सुरक्षित रहें। दिल्ली एनसीआर में किस कदर आज सुबह से ही बारिश हो रही है, पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए आप। पिछले एक हफ्ते से बादल तो आ रहे थे, लेकिन इस तरीके की बारिश नहीं हो रही थी जैसे कि बुधवार की सुबह झमाझम बारिश न सिर्फ दिल्ली में बल्कि एनसीआर के ज्यादातर इलाकों में इसी तरीके से झमाझम बारिश हो रही है। और इसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री के आसपास पहुंच गया और साथ ही जो उमस भरी गर्मी राजधानी दिल्ली और एनसीआर के लोग पिछले एक हफ्ते से महसूस कर रहे थे, उससे उन्हें राहत मिली है। आज के लिए पहले से ही मौसम का अनुमान था कि बुधवार और गुरुवार 2 दिन दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। तो अनुमान के मुताबिक बुधवार की सुबह आप देख सकते हैं तेज बारिश हो रही है दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में। एनसीआर में इसी तरीके से झमाझम बारिश सुबह से हो रही है। रात से ही काले बादल छाने लगे थे और सुबह से ही बरसने शुरू हो गए, लेकिन बारिश के साथ एक समस्या जो दिल्ली और एनसीआर में देखने को मिलती है और वो है ट्रैफिक जैम की। आज वर्किंग डे है, देखना ये होगा कि एक बार जब लोग घरों से निकलेंगे ऑफिस जाने के लिए तो उन्हें कितना ट्रैफिक जैम का सामना करना पड़ सकता है। कैमरामैन राजा कुमार के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली। दक्षिण गुजरात की ज्यादातर नदियां उफान पर हैं। इन हालात में दर्जनों गांव का संपर्क कट गया है। मुश्किल हालात में प्रशासन बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाने में जुटा है। सरकारी कोशिशों से धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौटने की कोशिश कर रही है। सूरत समेत दक्षिण गुजरात में बीते 3 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही है। कई इलाकों में भारी बारिश को देखते हुए सूरत जिलाधिकारी ने आज जिले के सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है। जलभराव की वजह से कई जगह आपातकाल जैसी स्थिति बन गई है। शहर के सरथाना इलाके के आदर्श हॉस्टल को ही ले लीजिए। यहाँ 45 स्कूली बच्चे पानी से घिरे हॉस्टल में फंस गए थे, जिन्हें सूरत फायर विभाग ने सुरक्षित बाहर निकाला। ये जूनागढ़ का हाल है। यहाँ मानवदार और बांधली इलाके में 15 इंच बारिश हुई है। सड़कें तालाब बन चुकी हैं। बाढ़ की वजह से 48 गांवों का संपर्क टूट चुका है। मानवदार इलाके में एनडीआरएफ की टीम ने 25 लोगों को बचाया। जूनागढ़ का सबसे बड़ा बांध
हसनापुर 80% भर चुका है, जिससे निचले हिस्सों में मौजूद डेरवान, सबलपुर, गलियावाड़ और सरगावाड़ा जैसे 10 गांवों को अलर्ट किया गया है। मुश्किल हालात में राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। कुल मिलाकर रेस्क्यू टीमें अब तक बाढ़ प्रभावित इलाकों से 1100 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा चुकी है। इलाके की घुगली, हिरण, अनबाजल, मेघल, ओजा जैसी सभी नदियां उफान पर है। मुश्किल हालात को देखते हुए प्रशासन तमाम एहतियातन उपाय कर रहा है। एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की एक टीम है। एसडीआरएफ की टीम को हमने माणावदर ब्लॉक के साइड अभी रवाना किया है, ताकि कहीं पे भी अगर शिफ्टिंग की और कोई रेस्क्यू की नौबत आए तो उसमें वो लोग हमें मदद कर पाए। तेज बहाव के कारण जूनागढ़, केसोद, पोरबंद, गिर सोमनाथ से जुड़े स्टेट हाईवे टूट चुके हैं, जिससे स्टेट ट्रांसपोर्ट के 14 रूट फिलहाल बंद है। इन हालात में प्रशासन प्रभावित इलाकों में हर संभव मदद पहुंचाने में जुटा है। सूरत से संजय सिंह राठौर और जूनागढ़ से भार्गवी जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इसी भारी बारिश और उफनती लहरों के बीच कांवड़िए जल भरने के लिए हरिद्वार पहुंच रहे हैं। इसी दौरान हरिद्वार के कांगड़ा घाट पर जल भरने के दौरान एक कांवड़िया डूबने लगा अचानक, और तभी एसडीआरएफ जवान और गोताखोरों ने गंगा में डूब रहे शख्स को बाहर निकाला। जाखू राखे साइया मार सके ना कोई, ये तस्वीरें इसी की तस्दीक करती हैं, जहां एसडीआरएफ के जवान देवदूत बनकर गंगा में डूब रहे कांवड़िए को मौत के मुंह से खींच लाए। ये तस्वीरें हरिद्वार के कांगड़ा घाट की हैं, जहां गंगा में नहाते हुए एक कांवड़िया गंगा नदी के बहाव की चपेट में आ गया। बहाव कांवड़ियों को खींचकर गंगा की गहराइयों में ले जा रही थी, लेकिन बाबा भोलेनाथ की कृपा से उसी वक्त उस पर गोताखोर विक्रांत, सन्नी कुमार और एसडीआरएफ के आसिफ अली की नजर पड़ी। इन तीनों ने बिना एक पल गवाए गंगा में छलांग लगा दी और कांवड़िए का पीछा करते हुए उस तक पहुंच गए। तीनों बचाव कर्मियों ने कांवड़िए को नदी से बाहर निकालकर उसकी जान बचाई। वहां पर मौजूद लोगों ने इन बचाव कर्मियों की जमकर तारीफ की, जिनकी हिम्मत और हौसले से एक शख्स की जान बच सकी। मोदित अग्रवाल, हरिद्वार, गुड न्यूज टुडे। कारगिल विजय के 25 साल पूरे हो रहे हैं। इस महाविजय की रजत जयंती पर 26 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लद्दाख में होंगे। उनके दौरे की तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्यपाल बीडी मिश्रा आज कारगिल वॉर मेमोरियल का दौरा करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री द्रास में कारगिल वॉर मेमोरियल पर सेना के बलिदानियों को श्रद्धांजलि देंगे। इसके अलावा वो द्रास में वॉल ऑफ फेम भी जाएंगे। अपने दौरे में प्रधानमंत्री युद्ध के नायकों से भी बातचीत करेंगे। वहीं कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को द्रास युद्ध स्मारक पर मनाया जाता है, जो लगभग 3 महीने के युद्ध के बाद पाकिस्तान पर भारत की जीत का प्रतीक है। इस सबसे मुश्किल युद्ध से माना जाता है, जिसमें 500 भारतीय सैनिकों ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। कारगिल की ये पहाड़ियां भारतीय सेना के उस अदम्य अद्भुत शौर्य की गवाह हैं, जिसके आगे कायर घुसपैठियों के वेश में आई पाकिस्तानी सेना को घुटने टेकने पड़े थे। कहने को तो कारगिल में पाकिस्तान पर मिली महाविजय को 25 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन पड़ोसी के नापाक मंसूबों को जमींदोज करने वाली उस महाविजय की यादें आज भी हर हिंदुस्तानी के सीने को गर्व से, जोश से भर देती हैं। भारतीय सेना के इस शौर्य को, इस महाविजय को एक बार फिर पूरा देश नमन कर रहा है। विजय दिवस की रजत जयंती के लिए कारगिल वॉर मेमोरियल तैयार है। कारगिल विजय के 25 साल पूरे होने के अवसर पर महाविजय की महाउत्सव की तैयारी है। हर बार की तरह इस साल भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक पाकिस्तान पर जीत का जश्न मनाया जाएगा। द्रास में आज से 3 दिन के कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। 26 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी भी विजय दिवस समारोह में शरीक होंगे और जवानों का हौसला बढ़ाएंगे। इस अवसर पर पीएम की लद्दाख यात्रा को लेकर तमाम इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। आज उपराज्यपाल बीडी मिश्रा खुद वॉर मेमोरियल में तैयारियों का जायजा लेंगे।
26 जुलाई की सुबह हेलीकॉप्टर से प्रधानमंत्री मोदी द्रास हेलीपैड पर पहुंचेंगे, जहां उपराज्यपाल उनका स्वागत करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री द्रास में कारगिल वॉर मेमोरियल पर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। साथ ही वो द्रास में वॉल ऑफ फेम विजिट करेंगे और सेना के वीर योद्धाओं से संवाद भी करेंगे। इस दौरान लाइट एंड साउंड शो का भी आयोजन होगा, जिसमें कारगिल युद्ध के बलिदानियों के शौर्य की झलक दिखाई जाएगी। विजय दिवस की रजत जयंती उत्सव को लेकर हर कोई बेहद उत्साहित है। बहुत गर्व है, 25 साल हम लोग का कंप्लीट हुआ, हम लोग जीते हुए, फिर 26 साल में हम लोग आ रहे हैं, तो हम लोग का बहुत गर्व है कि इंडियन आर्मी फतेह किया ये वाला। शहीद दिवस है, हम लोग बहुत जल्दी शहीद दिवस का ये हम लोग सेलिब्रेशन करने वाला है, तो शहीद दिवस जो आ रहा है उसके लिए हम लोग घूम भी रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और हम लोग का जो विजयी हुए थे हम लोग लेके हम लोग बहुत खुश है। साल 1999 में वो 26 जुलाई का दिन था जब भारत के वीरों ने टाइगर हिल पर तिरंगा लहराकर पाकिस्तान को धूल चटाई थी। भारत पाक के बीच ये जंग तब कारगिल की पहाड़ियों पर करीब 2 महीने तक चली। आखिरकार भारतीय सेना के अदम्य साहस और पराक्रम के आगे कायर दुश्मन को घुटने टेकने पड़े और 26 जुलाई 1999 को भारत ने पाकिस्तान पर विजय हासिल की। इस साल विजय दिवस का उत्सव बेहद शानदार होगा, क्योंकि भारत पाकिस्तान पर मिली विजय की रजत जयंती मना रहा है। लिहाजा इस पल को यादगार बनाने के लिए कारगिल के द्रास में ही नहीं, देश भर में विजय दिवस की रजत जयंती पर भव्य कार्यक्रम होने हैं। शिमला में सेना के शिक्षण कमान मुख्यालय में भी विशेष कार्यक्रम होगा। इस दौरान सेना के हथियार और उपकरणों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी और स्कूली बच्चे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, बात कुछ और खबरों की हो जाए। सावन का पावन महीना चल रहा है। दूर दूर से शिव भक्त गंगा जल भरने के लिए गंगा तटों पर लगातार पहुंच रहे हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में भी शिव भक्तों का इस वक्त तांता लगा हुआ है। कांवड़ लेने के लिए कई शिव भक्त हरिद्वार पहुंच रहे हैं और इस बार के सावन में अलग अलग तरह की कांवड़ देखने को मिल रही है। हरिद्वार के पास सहारनपुर में कांवड़ यात्रा मार्ग पर कुछ ऐसे शिव भक्त नजर आए जिनके कंधे पर शिव की प्रतिमा वाली कांवड़ भी नजर आई। इन प्रतिमा में वो बागंबर धारी और काला चश्मा लगाए हुए नजर आ रहे हैं। छोटी बड़ी दोनों तरीके की शिव प्रतिमा वाली कांवड़ शिव भक्तों के कंधों पर शानदार नजर आ रही है। इसी तरह संगम नगरी प्रयागराज में भी शिव भक्त जल लेने के लिए पहुंच रहे हैं। वहां पहुंचे कांवड़ियों ने जल भरने से पहले संकल्प लिया और पूजा पाठ भी किया। सभी जो है अपनी और बाकी भक्तों की मनोकामना पूरी होने की तमाम कामनाएं कर रहे हैं। और 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वैसे तो कई तरीके के कांवड़ होते हैं, 4 प्रकार के टोटल कांवड़ होते हैं। उनमें से ये तस्वीरें लेकिन बहुत विहंगम है, अद्भुत हैं और दिखाती हैं कि किस प्रकार ये सावन का महीना कितनी बड़ी संख्या में तमाम श्रद्धालुओं को, तमाम शिव भक्तों को जोड़ता है। इस तरह की व्यवस्थाएं मिली, आपको कैसा लग रहा है कांवड़ लेके? बहुत अच्छा लग रहा है जी, बड़े की मस्ती में आ रहे हैं, कोई दुख न टेंशन न कोई दिक्कत नहीं है जी। अच्छी व्यवस्था मिल रही है यूपी में भी, पीछे झारखंड में भी। भगवान की दया, बाकी बाबा सागा बोले खुश हैं जी। हम तो कांवड़ लेके आए हैं अपने। कुछ भी बहुत इच्छा थी भोलेनाथ हमारे लेके जाने की। क्या कोई मन्नत? कोई मन्नत नहीं, भोलेनाथ इच्छा थी हमारी बस। अच्छा जी भोलेनाथ। तो कब से लेके आ रहे हैं आप? ये 20 तारीख को लेके आ रहे हैं। कितने सालों में कांवड़ लेके आ रहे हैं? पहली बार आए? नहीं, 2014 में जाने लगा सर भोलेनाथ। तो भोले बाबा को आप बिठा कर जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है भोलेनाथ मुझे। बात करेंगे बाबा बर्फानी की, जिनके दर्शन के लिए भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। भक्तों के जोश और उत्साह से बाबा अमरनाथ की यात्रा रोजाना नए नित्य रिकॉर्ड बना रही है और संख्या लगातार बढ़ रही है। जहां सावन के पहले सोमवार को 12,000 भक्तों ने बाबा के दर्शन किए, तो वहीं इस साल बाबा बर्फानी के दर्शन करने वालों की संख्या 4 लाख के पार हो गई। देखिए जम्मू से हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। बाबा बर्फानी के दर्शन का उत्साह यूं तो हर रोज भक्तों में एक जैसा रहता है, लेकिन सावन का महीना हो तो ये लम्हा कुछ खास हो जाता है। सावन के पहले सोमवार को ही 12,000 से ज्यादा भक्तों ने बाबा के दर्शन किए।
इस साल बाबा के दर्शन करने वालों की बात करें तो आंकड़ा 4 लाख के पार जा चुका है। इस साल की अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू हुई थी और अब तक 4 लाख श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा कर चुके हैं। हम इस वक्त हेलीपैड के बाहर हैं जो यहाँ बालटल में बनाया गया है अमरनाथ यात्रियों के लिए, और अधिकतर अमरनाथ यात्री जो हैं वो हेलीपैड से ही अमरनाथ यात्रा करना चाहते हैं। बाबा के भक्तों पर इस साल मौसम भी मेहरबान रहा। छोटी मोटी परेशानियों को नजरअंदाज कर दें तो मौसम ने भी यात्रा को सफल बनाने में पूरा सहयोग दिया। अमरनाथ यात्रा के दौरान अभी तक फिलहाल मौसम मेहरबान रहा है। जितने भी दिन अमरनाथ यात्रा के गुजर चुके हैं, कहीं भी और कभी भी मौसम जो है श्रद्धालुओं के लिए बाधा नहीं बना है, जो कहीं न कहीं प्रशासन और अमरनाथ श्राइन बोर्ड के लिए भी अच्छी बात है। यात्रा को लेकर बाबा के भक्तों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। स्वामीनारायण भगवान की जय। हमारी यात्रा हो गई, दर्शन बहुत अच्छे हैं, सबसे ज्यादा फैसिलिटी बहुत अच्छी है, कोई चीज की दिक्कत परेशानी कहीं पर नहीं है। पब्लिक में सारी सेना रखी हुई है, सारी सुविधाएं हैं और दर्शन इतने हुए कि बहुत अच्छे दर्शन हो गया, बहुत अच्छे दर्शन हुए। पहली बार। अमरनाथ यात्रियों को लेकर ट्रस्ट और प्रशासन की ओर से भी सुविधाओं का खास ख्याल रखा गया है। सफाई और सड़कों के चौड़ीकरण से भी यात्रा में सहूलियत हुई। अब की बार अमरनाथ यात्रा में जिस अंदाज से सुविधाएं बढ़ाई गई थी, सड़कें चौड़ी की गई थी, बिजली का इंतजाम किया गया था, सफाई और सेहत का इंतजाम किया गया था श्रद्धालुओं के लिए, तो उससे कहीं न कहीं अमरनाथ यात्री काफी खुश हैं। बाबा अमरनाथ की ये पवित्र यात्रा 19 अगस्त को खत्म हो रही है। उम्मीद है इस दौरान भक्तों की संख्या को लेकर कई और रिकॉर्ड बनेंगे और भक्तों को बाबा का आशीर्वाद मिल सकेगा। जम्मू से अशरफ वाणी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पश्चिम बंगाल में मनाए जाने वाले दुर्गा पूजा की भव्यता को कौन नहीं जानता। यूनेस्को ने भी इसे सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दे रखा है। इसी को और भव्य बनाने की कड़ी में ममता सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। सरकार की तरफ से दुर्गा पूजा आयोजकों को मिलने वाली मदद राशि को बढ़ाकर 70,000 से 85,000 कर दिया गया है। परंपरा और उत्सव की विरासत से भरपूर पश्चिम बंगाल की धरती पर दुर्गा पूजा का सबसे अधिक महत्व है। 9 दिन के इस उत्सव की बात करते ही आंखों के सामने भव्य पंडाल, रंगों की छटा, मां की दिव्य प्रतिमा, सिंदूर खेला और धुनुची नृत्य तैरने लगते हैं। इसके उत्सव को लेकर अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस वैभवशाली उत्सव को और भी दिव्य स्वरूप देने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से सहायता राशि बढ़ाने का ऐलान भी किया गया है। इस साल की दुर्गा पूजा की तैयारी शुरू हो चुकी है। मंगलवार कोलकाता में पूजा ऑर्गेनाइजर्स और कोलकाता पुलिस के आला अफसर्स के साथ एक मीटिंग को संबोधित करते हुए बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान किया है। दरअसल इस बार से कहा गया है कि इस बार पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से जो सहायता राशि तमाम पूजा ऑर्गेनाइजर्स को दी जाती है उसमें इजाफा किया गया है। इस बार हर एक पूजा ऑर्गेनाइजर्स को 85,000 रुपए की सहायता राशि बंगाल सरकार की तरफ से दी जाएगी। इतना ही नहीं, ममता सरकार ने इस राशि को अगले साल और भी बढ़ाने का वादा किया है। इसके साथ ही दुर्गा पूजा आयोजकों को भी सहायता दी जाएगी। ममता बनर्जी ने ये बड़ी घोषणा भी की है कि अगले साल इसमें और इजाफा किया जाएगा। हर एक ऑर्गेनाइजेशंस को, यानी जो दुर्गा पूजा ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उन्हें 1 लाख रुपए की मदद राशि दी जाएगी। इसके अलावा जो बताया गया है, हर साल जिस तरीके से सरकार की तरफ से जो बिजली के बिल दुर्गा पूजा के दौरान जो भरना पड़ता है, उसमें भी काफी जो है उसमें भी छूट दी गई है। पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में दुर्गा पूजा का आयोजन होता है। सरकारी आंकड़ों की बात करें तो कुल मिलाकर यहाँ छोटे बड़े करीब 43,000 आयोजक हैं। आज की तारीख में सरकारी आंकड़े दिखा रहे हैं कि बंगाल में करीब 43,000 जो है इस तरीके से लोकल
दुर्गा पूजा ऑर्गेनाइजर्स है और हर एक पूजा ऑर्गेनाइजेशंस को इस बार सरकार की तरफ से इस तरीके से जो है मदद राशि दी जाएगी। पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा देश ही नहीं विदेशों में भी बेहद लोकप्रिय है। लोग देश विदेश से यहाँ दुर्गा पूजा देखने आते हैं और उसके रंग में रंग जाते हैं। इसकी इसी भव्यता और विस्तार के चलते यूनेस्को ने भी इसे सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है और अब इस उत्सव को और भव्य और दिव्य बनाने की तैयारी है। बंगाल के जो दुर्गा पूजा ऑर्गेनाइजेशन है या फिर ऑर्गेनाइजर्स है, उनकी तरफ से भी खुशियां जाहिर की गई। कैमरा पर्सन किरणजीत दास के साथ ऋतिक, कोलकाता से GNT के लिए। बात कुछ और खबरों की हो जाए। देखिए, एक दिन पहले देश का बजट पेश किया गया जिसमें बिहार के गया और बोधगया जाने वाले श्रद्धालुओं को आम बजट से अच्छी खबर मिली है। बजट में विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर को काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित करने की योजना बनाई गई है और इसे लेकर यहां के कारोबारियों के साथ साथ लोगों में भी गजब का उत्साह है। देखिए, बजट यूं तो पूरे बिहार के लिए बाहर लेकर आया है, लेकिन केंद्र सरकार के ऐलान से यहां के धार्मिक पर्यटन को भी एक नई जान मिलेगी। सरकार ने हिंदू आस्था के बड़े केंद्र विष्णुपद मंदिर और बौद्ध ज्ञान स्थली महाबोधि मंदिर के कायाकल्प का फैसला लिया है। इन दोनों धार्मिक स्थलों को काशी विश्वनाथ की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। विष्णुपद मंदिर गया जिले में मोक्षदायिनी फल्गु नदी के किनारे अपने भव्य स्वरूप में विराजमान है। मोक्ष की मान्यताओं से जुड़े इस मंदिर में दुनिया भर से भक्त पहुंचते हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है, विष्णुपद मंदिर में 40 सेंटीमीटर लंबे पद चिन्ह हैं, जिसमें शंखम चक्रम सहित 9 प्रतीक हैं, जिसे भगवान विष्णु के अस्त्रों का प्रतीक माना जाता है। पितृपक्ष के मौके पर यहाँ श्रद्धालुओं की काफी भीड़ जुटती है। आज बहुत शुभ दिन है कि हमारे वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में उनको लाए हैं गया विष्णुपद कॉरिडोर को। इसका कार्य होना चाहिए जिससे आने वाले तीर्थयात्रियों को इसकी लाभ मिले। सबसे बड़ी समस्या जो है यहाँ पार्किंग का, जो यात्री बस जो आती है उस पार्किंग का समस्या जो है बहुत दिनों से बना हुआ है, जिसके चलते स्थानीय यहाँ के लोग को भी दिक्कत होती है और यात्रियों को भी दिक्कत होती है। तो कॉरिडोर बनने से ये समस्या का भी समाधान होगा और सभी रोड का चौड़ीकरण होगा, तो घाट तक विष्णुपद तक आने में यात्रियों को सुविधा होगी। तो इस पर जो है मैं तो धन्यवाद माननीय वित्त मंत्री को भी देता हूँ, प्रधानमंत्री को भी देता हूँ। विष्णुपद इर्द गिर्द आने वाले तीर्थयात्रियों के धार्मिक स्थलों के चिंतन करते हुए कॉरिडोर बनाने की बात कही है और विकास करने की जो बात कही है, ये बहुत अच्छा है और हम लोग इसके लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं। और गया के विकास के साथ साथ गया शहर का भी विकास हो, ऐसी हम लोगों को शुभकामना है और यही आज हम लोग उम्मीद करते हैं कि आज उन्होंने जो घोषणा किया है इससे जरूर विकास होगा। वहीं गया का महाबोधि मंदिर बौद्ध धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। कहते हैं यहीं पर बोधि वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ पर दुनिया भर से बौद्ध श्रद्धालु और बौद्ध भिक्षु आते हैं। बजट में हुए ऐलान को लेकर यहाँ के लोगों में काफी खुशी है। ये बहुत खुशी की बात है और ये खास करके बोधगया और बुद्धिस्ट सर्किट का ये चिर परिचित मांग था। बहुत सालों से हम लोग इंतजार कर रहे थे कि हमारी ये मांगे पूरी हो। आज हमारी मांगे पूरी हो गई। इसके लिए हम भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। एक पर्यटन ही एक ऐसा उद्योग है जहां लाखों लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा सकता है और ये इसमें एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी बिहार के विकास के लिए। बोधगया के होटल एसोसिएशन ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। बोधगया अभी बहुत पिछड़ा हुआ है। यहाँ न ड्रेनेज सिस्टम है, न सीवरेज सिस्टम है, कुछ भी तो नहीं है। तो कॉरिडोर में सब लिया जाएगा। सरकार और बिहार सरकार से आशा करते हैं कि कॉरिडोर तो पास हो गया है सबके नज़र में, लेकिन उसको जल्द से जल्द काम उस पर होना चाहिए।
यहाँ के लोगों का मानना है कि सरकार के इस फैसले से क्षेत्र के हालात में भी काफी सुधार होगा। भैया कॉरिडोर से फायदा तो होगा ही, और जो आदि बोधगया का विकास होगा, वो जो बहुत बड़ा विकास होगा, इससे हम लोग बहुत ज्यादा आशा लगाए हुए थे, उसका पूर्ति होगी। टूरिस्ट लोग चलेंगे तो थोड़ा विकास होगा, तो हम लोग का बिजनेस अच्छा चलेगा। बहुत ज्यादा उत्साह, रोजी रोजगार बढ़ेगा, टूरिस्ट बहुत ज्यादा आएगा, देशी विदेशी टूरिस्ट, ये स्वागत योग्य है। सरकार के इस फैसले से धार्मिक पर्यटन के साथ यहाँ पर रोजगार की बयार भी तेज होगी। इसे लेकर यहाँ के लोगों में एक नई उम्मीद जगी है। पंकज कुमार, गया, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात करेंगे लाखों छात्रों के भविष्य की। पेपर लीक के खिलाफ ज्यादातर राज्यों में पहले से कानून है, लेकिन अब और कड़े कानून बनने की तरफ सरकार का रुख बन चुका है। अरुणाचल प्रदेश में असेंबली में पेपर लीक के खिलाफ बिल पेश किया गया, जिसमें पेपर लीक मामले में अपराधियों का 1 करोड़ का जुर्माना और 10 साल की जेल का प्रावधान किया गया। तो वहीं बिहार में भी पेपर लीक पर बिल पेश किया जाएगा। यानी आज बिहार में नीतीश सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सख्त नियमों वाला बिल पेश करेगी। नए कानून वाले बिल में पेपर लीक में शामिल दोषियों और संस्थाओं को 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान है। इसके साथ ही नए बिल में 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ जुर्माने का भी प्रावधान है। देखिए, मेडिकल अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए आज से काउंसलिंग प्रक्रिया की शुरुआत हो सकती है। कल नीट यूजी विवाद पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा परीक्षा कराए जाने से इनकार कर दिया। साथ ही एनटीए को 2 दिन में फिर से रिजल्ट जारी करने को कह दिया गया। संशय के बादल छट चुके हैं। नीट यूजी पर सुप्रीम फैसले के बाद साफ है कि रीनीट नहीं होगा और अब काउंसलिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है। मामले की सुनवाई के बाद नीट परीक्षा रद्द करने से मना करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जो ये बताए कि पूरी परीक्षा की पवित्रता के साथ समझौता हुआ। इस समय ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जो ये साबित करे कि नीट रिजल्ट में धांधली हुई या परीक्षा की शुचिता में कोई सिस्टमेटिक चूक या व्यापक गड़बड़ी हुई। लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया कि दोबारा नीट यूजी एग्जाम आयोजित कराना सूझबूझ भरा फैसला नहीं होगा, क्योंकि ये न केवल 24 लाख से ज्यादा छात्रों के भविष्य का मामला है, बल्कि भारत में चिकित्सा सेवा पर भी इसका असर पड़ेगा। इसके साथ ही जिन छात्रों को रिजर्वेशन का फायदा मिला है, उन सारे छात्रों को फिर से परीक्षा आयोजित करना, छात्रों को फिर से उसी मेंटल टेंशन में धकेलना, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ता ये सिद्ध नहीं कर पाए हैं कि पेपर लीकेज का असर व्यापक स्तर पर हुआ है। साथ ही मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि कोर्ट को इस बात का एहसास है कि नीट परीक्षा दोबारा कराने के गंभीर नतीजे 20 लाख से ज्यादा छात्रों पर होंगे। मेडिकल कोर्सेज के एडमिशन शेड्यूल के साथ ही मेडिकल एजुकेशन पर भी असर पड़ेगा। परीक्षा को ज्यादा पारदर्शी बनाने और भविष्य में ऐसी स्थिति पैदा न हो, इसके लिए कोर्ट गाइडलाइंस जारी कर सकता है। कोर्ट का आदेश रिजर्व हो गया है। कोर्ट ने फिलहाल अंतरिम रूप से सारी चीजें स्पष्ट कर दी हैं, लेकिन ये उम्मीद है कि जब भी फैसला आएगा उस फैसले में गाइडलाइन आ सकती है कि ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, क्या क्या प्रिकॉशन लिए जाएं। इसमें विशेषज्ञ समिति अपनी विशेषज्ञता बता सकती है और उसकी विशेषज्ञता की झलक सुप्रीम कोर्ट के फैसले में आ सकती है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार के लिए छात्रों का हित सबसे ऊपर है और वो किसी भी परीक्षा की पवित्रता से खिलवाड़ नहीं होने देगी। देश की विद्यार्थियों के जो परीक्षा होते हैं, आगे की पढ़ाई के लिए हो या नौकरी के लिए हो, उसमें जीरो टॉलरेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ ब्रीच और सैंक्टिटी ऑफ एग्जामिनेशन हमारे लिए सर्वोपरि है। गुड न्यूज ये है कि इस मामले में विवाद अब खत्म हो चुका है। काउंसलिंग का दौर शुरू हो रहा है और कामयाब छात्र छात्रा अब एडमिशन प्रोसेस में हिस्सा ले सकेंगे। दिल्ली में संजय शर्मा और मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और अब बात खेलों के महाकुंभ की, जो 26 जुलाई यानी कि अब से 2 दिन बाद पेरिस में शुरू होने जा रहा है। पेरिस ओलंपिक 2024 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। शुक्रवार 26 जुलाई से पेरिस ओलंपिक का आगाज होना है। पेरिस में ओलंपिक खेलों की 100वीं वर्षगांठ होगी। इस समारोह की योजना और तैयारी ने खेल प्रेमियों के बीच एक अलग लेवल का जोश तैयार किया है। सबसे अहम ओपनिंग सेरेमनी स्टेडियम में नहीं बल्कि बाहर होगी। असल में पेरिस ओलंपिक 2024 की ओपनिंग सेरेमनी का मुख्य आकर्षण सीन नदी है, जहां इसका आयोजन है। ये नदी पेरिस शहर के बीचों बीच बहती है और इसके किनारे कई ऐतिहासिक कार्यक्रम हो चुके हैं। समारोह के दौरान नदी पर एक भव्य नाव परेड भी होगी। इसमें सभी देशों के एथलीट अपने राष्ट्रीय पोशाक में नजर आएंगे। उम्मीद करते हैं शुभ समाचार में आपके दिन की शुरुआत अच्छी खबरों के साथ हुई होगी। बिल्कुल, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।